चलो फैराडेज लो, टॉपिक है फैराडेज लो। इसमें देखो फैराडेज लो में दो लॉ दिए हैं फैराडेज ने, फैराडेज लॉज। इसमें क्या था कि फर्स्ट लॉ में इसने क्या कहा कि 1831 लॉ दिए थे इसमें। इसने क्या कहा कि एक इसने ये कहा कि सभी साइंटिस्ट को इसने इकट्ठा कर लिया और बोला कि इस केस में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जिससे टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा, मतलब अलग ही टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो जाएगी। तो उसने क्या बताया कि मैं सभी साइंटिस्ट को इकट्ठा कर लिया, उसने क्या बताया कि मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करे करंट चला सकता हूँ। क्या कहते हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करे क्या चला सकता हूँ, करंट। उसने क्या लिया कि एक गैल्वेनोमीटर था, एक ये कोयल है कंडक्टिंग कोयल, और इस कोयल को गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, और एक मैग्नेट ली। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक कंडक्टिंग कोयल है और एक क्या है, मैग्नेट। उसने कहा कि अगर मैग्नेट को इस कोयल में आगे पीछे आप करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। देखो पास लेके जाओ, नीडल हल्की सी वो होगी क्योंकि मैग्नेट्स होंगे, ये भी वो रखा होगा, तो इस केस में क्या होगा, देखो डिफ्लेक्शन आएगा, हल्की सी हिलती है ये, देखो है ना। तो उस केस में बिना, यानी कि इसमें करंट, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को शो करता है, तो इस केस में यानी कि इसमें करंट चला होगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो उसने ये करा कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करे, उसने क्या करा कि करंट चला दिया। तो उसने कहा कि फिर कुछ साइंटिस्ट थे कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, इसका क्या यूज़ है। तो उसने कहा कि उसने बदले में क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स द यूज ऑफ न्यू बोर्न बेबी, कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या यूज है। तो अभी मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो भी क्या है, एक छोटा बच्चा है, जैसे जैसे इसमें आगे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या कुछ करता है, तो सेम इसमें कि जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआत है। तो फैराडेज ने जो ये लॉ दिए उसके बाद जो है ईएम वेव्स आया, यानी कि टेलीफोन ये सब कुछ, यानी कि वेव्स बनी। तो उस केस में जो ये डैम वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इसी के लॉ पे बेस्ड है। तो इस केस में यानी कि उसके लॉ पे आगे जो उसने लॉ दिया उससे क्या होगी, सिस्टम ही चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अगर ये ना होते तो आज फ़ोन वगैरह ये सब कुछ नहीं चलते, टीवी फ़ोन ईएम वेव्स ये सब, ईएम वेव जब चैप्टर ही नहीं होता, वो ईएम वेव्स जो हैं वो इसी के लॉ पे बेस्ड है। यानी कि उसने क्या कहा कि अगर यहाँ पे करंट चला, क्यों क्वेश्चन आता है कि करंट किस वजह से चला, विदाउट बैटरी इसमें करंट किस वजह चला, कितना कितना करंट चला, इसमें कितनी की बैटरी लगी होगी, कि बैटरी लगी होगी तभी करंट चला होगा, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। उसने कहा कि जब आप मैग्नेट को पास लेके जाते हो तो इसमें क्या होता है, एक बैटरी लग जाती है इसमें। मैग्नेट को जब आप पास लेके जाते हो तो पास लेके जाओगे तो फ्लक्स बढ़ता है, दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स घटता है, क्योंकि ये फिक्स है। कोयल क्या है, यहाँ पे फिक्स है। मैग्नेट को आप पास और दूर लेके जा रहे हो, एक बार पास लेके रहो एक बार दूर। तो इस केस में उसने कहा कि जैसे आप मैग्नेट को पास दूर लेके जाते हो तो इसमें एक बैटरी लग जाती है। क्या लग जाती है, बैटरी। और उस बैटरी इमेजिनरी बैटरी होती है, वो क्या होती है, इमेजिनरी बैटरी होती है। और उस बैटरी के ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। उस बैटरी की ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो बैटरी है, उस बैटरी से जो करंट चलता है, उसकी वजह से जो करंट चला, बैटरी लगी इसमें, उस बैटरी की ईएमएफ को बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। और उस बैटरी की वजह से, बैटरी लगी इमेजिनरी बैटरी, करंट चलेगा, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये था कि फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, इसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि टाइम के साथ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था कि इस केस में, यानी कि जैसे आप फ्लक्स को आगे पीछे लेके जाओगे, यानी कि मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाओगे तो फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन। एक इमेजिनरी बैटरी लग जाती है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस बैटरी की वजह से करंट चलता है, इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। दिस इज द फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये था कि अगर आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे, जितना आप जल्दी जल्दी पास लेके जाओगे उतना क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन जल्दी जल्दी आएगा। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ की जो बैटरी लगेगी वो क्या होगी, जो फ्लक्स है, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज किस टाइम के साथ कितना जल्दी चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
सेकंड उसने कहा कि जो इसमें टर्न्स अगर आप बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ई इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी, इसको बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या था कि यहाँ पे एक कोयल है, क्या लिया उसने, एक कोयल है जो कि क्या है, फिक्स है। ये कोयल क्या है, यहाँ पे फिक्स है, कंडक्टिंग कोयल ले लिए एक जो कि फिक्स है। एक यहाँ पे क्या है, मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें से क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, इसमें से पास करने वाला बढ़ेगा, दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, कम, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको आप नहीं ला रहे, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसके इस बात के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1941 में। तो इसके लिए क्या बना था, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो यानी कि उसने ये क्या था, फर्स्ट लॉ। तो लिख लो फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग लूप, if magnetic flux passing through a conducting loop (1867) में मिला इसको, 1867 में नोबेल प्राइज मिला है। 1833 या 31 में इसने अपना लो दिया था। तो इसमें कि if magnetic flux passing through a conducting loop, a magnetic flux passing through a conducting loop changes with time, then their induction of an EMF, then their induction of an EMF in the loop which is called induced EMF, in the loop which is called induced EMF, and there is a current which is called induced EMF, then their induction of an EMF in the loop, and their induction of an EMF in the loop which is called induced EMF. And there is a current due to it, which is called induced current, This phenomena is called electric induction, and this phenomena is called electric induction. This is Faraday's first law of EMI, electromagnetic induction. This is Faraday's first law of EMI. This is Faraday's law of electric induction. This is called this phenomena is called electric induction. और यही क्या है, Faraday's first law of EMI. यानी कि rate of change of flux with time is called Faraday's first law. ठीक है, यहाँ से असली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत होती है, EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सेकंड लॉ क्या था कि अगर आप इसमें फ्लक्स, ये क्या है, कोयल क्या है, फिक्स है यहाँ पे, इसमें जो इंड्यूस EMF आएगा, ई इंड्यूस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। यानी कि अगर आप मैग्नेट को जितना जल्दी आगे पीछे करोगे, जितनी आपकी स्पीड होगी टाइम के साथ, उतना ही क्या होगा, इसमें इंड्यूस EMF आएगा। यानी कि इंड्यूस EMF क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। ये है फैराडेज सेकंड लॉ। ये क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ, ई इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। Induced EMF in a coil is always directly proportional to rate of change of flux
दिस इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI। ठीक है, ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI, इंड्यूस EMF इन ए कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ induced EMF is always directly proportional to rate of change of flux with time. Induced EMF is always directly proportional to rate of change of flux with time. ठीक है, तो यहाँ से और ई इंड्यूस जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, उसने देखा कि कोयल्स के जितने ज़्यादा टर्न्स लोगे वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। ई इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल। इन दोनों को मिला के ई इंड्यूस जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है कि ई इंड्यूस इक्वल टू के एन डी फाई बाई डी टी। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है -1। क्या है इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू? -1, यानी कि ई इंड्यूस इज इक्वल टू -n d∅/dt। ई इंड्यूस इक्वल टू -n d∅/dt। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगता है? -1। ठीक है, इसमें देखो इंड्यूस जो हो गया वो -d∅/dt। अब इसमें लोगों ने पूछा कि यहाँ पे माइनस साइन ही क्यों लगा, यहाँ पे -1 ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों लिया गया? तो उसने कहा कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट द कोजेस। बस इतना कह के वो निकल गया। कुछ समझ आया? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट द कोजेस, बस इतना कहा उसने और वो चला गया। लोगों को कुछ नहीं समझ आया। फिर इतने सारे साइंटिस्ट बैठे थे, तो उसमें से एक साइंटिस्ट आया, लेंज नाम का साइंटिस्ट। क्या? लेंज नाम का साइंटिस्ट। उसने कहा कि मुझे समझ आ गया कि यह माइनस साइन क्यों लिया गया है यहाँ पे, बट अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उस केस में ये एक लॉ बनेगा, यानी कि मेरे नाम से इसको लॉ का नाम दिया जाएगा। हालांकि उसने कोई नई बात नहीं बताई, बस इस माइनस साइन को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे माइनस साइन ही क्यों लगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो उस बात को भी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, तो उसको क्या दे दिया, उसको लॉ का नाम दे दिया। तो क्या दे दिया? एक लॉ का नाम दे दिया, लेंज लॉ। और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे लेंज नाम पे, लेंज लॉ पे। उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से आती है कि आप अगर इसमें मैग्नेट को मैं पास लेके जाऊंगी तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ रहा होगा, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बैटरी जो है वो कुछ इस तरीके से लगेगी, इंड्यूस ईएमएफ जो इस तरीके से आएगी। अगर जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देगी। अगर इधर अंदर की तरफ लेके जा रही, मैं इधर लेके जा रही, तो फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो इसमें जो बैटरी लगेगी उसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा, बाहर की तरफ। उसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो यानी कि ये क्या, अगर उसने कहा क्या कि नेगेटिव साइन, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा। इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से आती है, अगर बढ़ते हुआ फ्लक्स है तो उसको बढ़ने नहीं देगा। अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो फ्लक्स घट रहा है, तो उस केस में घटते हुए फ्लक्स को क्या होगा, घटने नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, बढ़ता है अगर फ्लक्स तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा, कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। मतलब उसकी वजह से कम आएगा, बट वो बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा। इंड्यूस ईएमएफ जो है इसमें से जो पास करने वाला, इसकी वजह से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो आएगा वो कम ही आता है, बट वो ट्राई करता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देता, घट रहा है तो घटने नहीं देता। तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन। जिस डायरेक्शन अगर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इंड्यूस में आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन, अगर ई इंड्यूस है पॉजिटिव आई तो क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। नेगेटिव आया तो इसका मतलब अपोज करेगा।
करके देखेंगे कि बढ़ रहा है तो वो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है फ्लक्स तो घटने नहीं देगा। ये कहा लेंज नाम, उसने लेंज जो साइंटिस्ट था उसने क्या करा, इसको माइनस साइन को एक्सप्लेन किया और वहाँ से एक लॉ बन गया लेंज लॉ। कोई नया नहीं है, नई बात उसने नहीं बताई, बट जो फैराडे ने बताया था वो एक्सप्लेन नहीं करके गया, बस बोल के निकल गया, इतना ही बताया उसने, बोल के निकल गया वो। तो उस केस में उस बात को माइनस साइन को एक्सप्लेन किसने किया, लेंज ने, तो उसका क्या बना दिया, लॉ बना दिया लेंज लॉ। उसी के ऊपर क्या आएंगे अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे जो ई इंड्यूस है वो क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो लेंज ने क्या बताया कि अगर फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, यानी कि उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा कोज, यानी कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा। तो लिखो लेंज लो, लेंज लो, LENZ। It try to increase the decreasing flux, induce EMF come in a such a way so induced EMF comes in such a way, induced EMF comes in such a way that is tries to such a way that it tries to increasing the decreasing flux, it tries to increasing the decreasing flux and decreasing the increasing flux, tries to increasing the decreasing flux and decrease the increasing flux and decreases the increasing flux and decreases the increasing flux। अगर वैसे लिखोगे आप तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कम इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कोजेस। अगर जनरल लैंग्वेज में लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम्स इन सच ए वे दैट इज ट्राइज टू अपोजेस द कोजेस। अपोजेस द कोजेस का मतलब क्या है, यही कि अगर बढ़ता है फ्लक्स तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी लिख लो, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, इस तरीके से, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा। घटता है तो घटने नहीं दूंगा। यही है लेंज लो, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा। दिस इज लेंज लो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं लेंज लो को। कि मान लो कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, मान लो कि वायर है, इसमें से करंट आई का करंट है ऊपर, क्या कर रहा है, आई का करंट, और ये इंक्रीजिंग करंट है। क्या ये इंक्रीजिंग करंट है। यहाँ पे एक कोयल रखी हुई है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब करंट कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि यहाँ पे एक कोयल रखी हुई है, इस करंट कैरिंग वायर के लिए क्या है, कंडक्टिंग कोयल रखी हुई है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या आएगा, बाहर आएगा। यहाँ पे एक कोयल रखती और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मानते हैं इस बात को कि करंट अगर मान लो आई का करंट चल रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी वो ऐसे ऐसे होंगी। अगर अपने करंट ही क्या कर दिया, डबल कर दिया, मान लो 2i कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगी। 4i कर दिया तो क्या होंगी, और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी। तो सेम इसमें करंट चल रहा है ऊपर की तरफ और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें ये बताना है कि कोयल में बैटरी जो लगेगी वो उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कि इसमें क्लॉकवाइज चलेगा। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल। करंट की डायरेक्शन बतानी है आपको क्या होगी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप या कोयल। फाइंड डायरेक्शन ऑफ
इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है कोयल में या लूप में क्या होगी। देखो इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और इंक्रीजिंग करंट है, तो इसमें से पास करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो लेंथ ने क्या कहा, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने, तो बढ़ रहा है, वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इसमें बैटरी जो लगी उसकी फ्लक्स, उसकी वजह से फ्लक्स क्या आना चाहिए, बाहर की तरफ। तो यानी कि करंट कैसे चलना चाहिए इसमें, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या चलना चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। करंट किस कैसे चलेगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे चलेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। आगे समझ कैसे, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो इसमें अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो लेंथ ने क्या कहा, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, तो उस केस में इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो क्या आना चाहिए, बाहर की तरफ। तो करंट कैसे चलेगा इसमें, बाहर के एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लक्स क्या आएगा, इसका खुद का फ्लक्स बाहर की तरफ। ये जो आपने ये हाँ जो अंदर की साइड है वो क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा ऐसे यूनिफॉर्म ही होता है। हाँ ये करंट अगर यूनिफॉर्म, अभी यहाँ पे करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन भी, मतलब वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तभी तो बढ़ रहा है फ्लक्स मेरे, बट यूनिफॉर्म तरीके से। ये मतलब रैंडम नहीं हो सकता। रैंडम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब ये तो अगर करंट यही चलता रहता तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता। करंट अब बढ़ रहा है करंट, तो फिर इसकी यूनिफॉर्म ही तरीके से बढ़ेगी फिर। अब उस ये बात है, बस इतनी सी बात बताई कि फ्लक्स के चेंज होने से क्या चलेगी, एक बैटरी लगेगी, उसकी वजह से क्या चलेगा, करंट। तो इसके लिए क्या बना, फैराडे को नोबेल प्राइज, बट वो उसके मरने के बाद 1867 में डेथ हो गई थी, उसके बाद मिला है 1901 में नोबेल प्राइज। 1867 में डेथ, 1901 में मिला नोबेल प्राइज, मरने के बाद, बस मरने के बाद मिल गया उसको। ठीक है, अब एक इसमें एक और क्वेश्चन, आई की वैल्यू डिक्रीजिंग है, ऊपर जाते से घट रहा है। यहाँ पे एक कोयल रखी हुई है, इसमें बताओ करंट किस डायरेक्शन में चलेगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, बाहर की तरफ। क्लॉकवाइज चलेगा। अब बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यानी कि वो भी क्या करेगा, घट रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि करंट डिक्रीज है तो मैग्नेट इसमें फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो उस केस में बाहर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो एक खुद का करंट कुछ इस तरीके से चलाएगा कि बाहर की तरफ ही आए, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। डिक्रीज हो रहा है तो घटने नहीं देगा, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देगा, घटता है तो घटने नहीं देगा, तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो कैसे चलेगा, इसका भी क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे कोयल रख दी तो उसमें कैसे चलेगा, अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड इसमें, तो इसमें करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इसमें भी क्या हो रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो कैसे चलेगा इसमें, क्लॉकवाइज। जो एनर्जी का लॉस नहीं करते, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक एनर्जी से दूसरे में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो एनर्जी का लॉस नहीं करता, कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में। बॉल का इफेक्ट है तो काइनेटिक थी पहले, ऊपर जाते जाएगी तो वही काइनेटिक किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल में, लॉस नहीं होती, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में स्टोर हो जाती है।
अगर नॉन अब एयर है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस ही हो जाती है। अगर बॉल का आप फेंक रहे हो, या फिर एयर है तो एयर की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो नहीं है कि उसमें चेंज हो रही है, वो कम हो रही है, डिक्रीज ही, वो परमानेंट लॉस होगी, दोबारा रिगेन ही नहीं होगी। अब बॉल नीचे आएगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में आ गई, दोबारा से काइनेटिक में। तो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी उतनी है उसके पास, तो वो लॉस नहीं करता। हो गया? हाँ, स्प्रिंग फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे कंजर्वेटिव है। दो ही फोर्स हैं अपने सिलेबस में, एयर ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सारे कंजर्वेटिव है। दो ही फोर्सेज, आप ये कहते हो कि दो फोर्स के अलावा सारे फोर्स हैं, एयर ड्रैग फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन, बस। इसमें तो करंट जो है इधर जा रहा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे एक कोयल रखते हैं, इसमें बताओ करंट किस तरफ चलेगा, पर एक यहाँ करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है इन दोनों कोयल्स में। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज। इसमें इधर करंट जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होंगी यहाँ पे। तो इसमें करंट अंदर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बाहर चलेगा कुछ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ है और वो बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ इसका खुद का फ्लक्स अंदर की, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। आगे समझ, ये था लेंज लॉ की, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देगा, घटता है तो घटने नहीं देगा। यानी कि उसमें इंड्यूस बैटरी जो करंट चलाएगी, यानी कि बैटरी कुछ इस तरीके से लगेगी, हम सीखेंगे कि कितने की बैटरी लगेगी, किस तरीके से उसकी डायरेक्शन आएगी, वो आगे आएगा मोस्टली इंड्यूस ईएमएफ जब पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एनी डाउट? यानी कि फर्स्ट लॉ तो क्या है कि फ्लक्स जो है, एक कोयल है, फिक्स है, मैग्नेट को आगे पीछे लगे, जो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो उसकी वजह से उसमें कोयल में क्या लग जाएगी, एक इमेजिनरी बैटरी लग जाएगी जिसके ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वजह से क्या चलेगा, करंट चलेगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। दिस इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d∅dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, यानी कि ई इंड्यूस जो है इक्वल टू है माइनस एन d∅dt, और माइनस साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने, बैटरी कुछ इस तरीके से आती है, इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से आता है कि फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। कुछ एक मैंने करा एग्जाम्पल इस तरीके क्वेश्चन करके दिखा दो। आपको दे रखा है इनिशियल फ्लक्स, जो दे रखा है वो दे रखा है, एक कोयल है, फाई इनिशियल दे रखा है आपको 10 वेबर, फाइनल फ्लक्स आपको दे रखा है 30 वेबर, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेकेंड। ई इंड्यूस बता दो क्या होगा। ये डेल्टा टी टाइम
-2 आ रही है, यानी कि इसमें इनिशियल फ्लक्स दे रखा है, फाइनल फ्लक्स दे रखा है, टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में फ्लक्स इतना चेंज हो गया, 10 वेबर था, 10 से कितना हो गया 30, इंड्यूस ईएमएफ बताना है। तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है, इसमें माइनस साइन मैग्नीट्यूड निकालने, माइनस साइन लगा दो या मत लगाओ। तो इस केस में मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन डी फाइव बाई डी टी, तो एन की वैल्यू 1, डी यानी कि डेल्टा फाइव बाई में डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय में डेल्टा टी, फाइनल कितना है 30 माइनस इनिशियल 10, टाइम की वैल्यू दे रखी है 10, तो 20 डिवाइड बाय में 10, तो इतना आ जाएगा 2, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि 2 वोल्ट। अब माइनस साइन लगाओगे तो माइनस का 2 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहे हो फ्लक्स को क्या कर रहा है ये डिक्रीज करने की कोशिश है, अपोजिट में चलाएगा, जिस डायरेक्शन में करंट पहले फ्लक्स जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसके अपोजिट में करंट चलेगा। अब इसमें मान लो ये दे दिया कि रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा है इस कोयल का 10 ओम, इंड्यूस करंट की वैल्यू बताओ, रेजिस्टेंस दे दिया कितना 10 ओम का, इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है, तो यहाँ पे V इक्वल टू यानी कि E क्या हो जाएगा I इंटू आर, तो R की वैल्यू पता है, I की वैल्यू निकालनी है हमें, तो E बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा इंड्यूस करंट, तो E की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय में 10, तो यानी कि 0.2 एम्पियर। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। फाई इनिशियल दे रखा आपको 20 वेबर, फाई फाइनल दे रखा आपको भी 20 वेबर, और आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -4 सेकंड, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं आपको 100, आर की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, आई इंड्यूस करंट बता दो क्या होगा। इसमें यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स भी दे रखा है, फाइनल भी, इसमें जीरो नहीं करेंगे, एक को इनवर्ड मानते हैं एक को आउटवर्ड, एक का साइन नेगेटिव लोगे एक का पॉजिटिव, तो किसी को मान सकते हो आप, एक इनवर्ड है एक क्या है आउटवर्ड। लास्ट वाले में तो हमने फिर नहीं माना, गलत हो गया। नहीं उसमें वैल्यू सेम नहीं थी, उसमें अलग अलग दे रखा था, इनिशियल ये है फाइनल ये है, गलत नहीं हुआ वो, इनिशियल ये था फाइनल यहाँ पे दोनों सेम है, तो एक को इनवर्ड मान के करते एक को आउटवर्ड, या फिर गिवन होगा मान लो इसको क्या मान लो इनवर्ड फ्लक्स, यानी कि इसमें ये क्या है ये क्या हो जाएगी आउटवर्ड, एक को माइनस मानते एक को प्लस, ठीक है। इस तरीके अगर दोनों सेम दे रखे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो एक को इनवर्ड मान लो एक को क्या मान लोगे आउटवर्ड। इसमें बताना इंड्यूस करंट क्या आएगा। यानी कि इसमें डेल्टा ई इंड्यूस क्या हो जाएगा एन डी फाइव बाई डी टी, एन डेल्टा फाइव बाई में डेल्टा टी, तो एन की वैल्यू है 100, डेल्टा फाइव यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 20 माइनस 20, एक को प्लस मान लो एक को माइनस, तो आ जाएगा 100 इंटू में 40, तो 4000 डिवाइड बाय में डेल्टा टी की वैल्यू है 10 की पावर -4 डिवाइड बाय में 10 की पावर -4,
क्या हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय में 10 की पावर -4, तो 4000 इंटू में 10 की पावर 4, ये अब 10 की पावर 7 आ जाएगा, 4 इंटू में 10 की पावर 7 वोल्ट। ये आ गया आपके पास ई इंड्यूस्ड करंट। इसमें निकालना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाय आर, तो ई की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू है 10, तो आ जाएगा 4 इंटू 10 रोज की पावर 6 एम्पियर, इतना करंट चलेगा। एनी डाउट? अब आपको 5 फ्लक्स जो दे रखा है वो दे रखा है वेरिएबल t इक्वल टू 2t स्क्वेयर प्लस 8t प्लस 1, r की वैल्यू दे रखी है आपको 2 ओम। आपको बताना है आई ई इंड्यूस्ड एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे इंड्यूस्ड करंट कितना चलेगा। यहाँ पे फ्लक्स वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो इस केस में जैसे फ्लक्स जो है अगर यूनिफॉर्म रेट से वेरी करता है तो फ्लक्स भी क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो सेम यहाँ पे अब जो पीछे पूछे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म ही होगा। करंट अगर पहले आई था, फिर 2 आई हो गया, फिर 4 आई हो गया, फिर 6 आई, तो इस तरीके से क्या होगा, वो यूनिफॉर्म तरीके से फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर करंट वेरिएबल होगा तो यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, वेरी करेगी उसमें टाइम के साथ, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो ये बताना है t इक्वल टू 2 पे जो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये बताना आपको 8 एम्पियर। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस जो होगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल होती है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी के। तो माइनस अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रखा है तो मैग्नीट्यूड या फिर माइनस साइन आप लगा सकते हो। आगे माइनस अगर दोनों आंसर दे रखे हैं सारे प्लस के हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछ रखा होगा। अगर एक माइनस प्लस दोनों दे रखे हैं तो आप विद साइन सोल्व करोगे फिर उसको। तो माइनस एन की वैल्यू 1 है इंटू में डी फाइव की यानी कि 2t स्क्वायर, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो इसको। ई इंड्यूस जो आएगा 4t स्क्वायर 4t प्लस 8, यह आ जाएगा आपके पास माइनस 4t माइनस 8। ई इंड्यूस की वैल्यू तो t इक्वल टू 2 पे बैटरी देख लो कितने ईएमएफ की लगेगी, तो कितने आ जाएगी, -4 इंटू में 2 -8 -16, इतनी की बैटरी लगेगी यानी कि अपोज करेगी। तो इसमें करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाय R, तो माइनस का 16 डिवाइड बाय में 2, तो कितने आ जाएगा -8 एम्पियर। आगे समझ आपको, श्योर? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यानी कि अगर विद साइन पूछ रखा है तो यानी कि माइनस साइन अगर आया है तो इसका मतलब क्या करेगा, जिस करंट फ्लक्स जो होगा वो बढ़ रहा होगा, ये क्या कर रहा है उसका अपोज कर रहा है। अगर प्लस साइन ही आ गया तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ये क्या कर रहा है उसका सपोर्ट कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ जो आएगी वो क्या करेगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो क्या करेगा, उसका सपोर्ट। देखो एक क्वेश्चन है, ये बताना है कि 3 केसेस हैं।
ये कंडक्टिंग कोयल है, क्या है? कंडक्टिंग कोयल। मैग्नेट को ऊपर से छोड़ा, क्या करें आप? अगर ये कंडक्टिंग ऐसे ही, अगर आपने मैग्नेट को छोड़ दिया, क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, मान लो यहाँ पे कोई कोयल व्हील नहीं है, तो ये कितने की एक्सेलेरेशन से आएगी? जी के एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आएगी, मानते हैं इस बात को। बट यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग कोयल रखी हुई है, यहाँ पे क्या रख दी, मान लो ये है और ऐसे छोड़ रहे हो आप, तो उस केस में ये बताना है आपको कि यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। केस नंबर फर्स्ट, ये इसकी तरफ आ रही है। केस नंबर 2, ये इसके अंदर है। केस नंबर 2, ये है केस नंबर 3, इसमें बाहर निकल चुकी है। तीन केसेस हैं। ऊपर से आपने नीचे कंडक्टिंग कोयल छोड़ा, पहला केस तो इसकी तरफ आ रही है, यानी कि ऐसे, फिर ये इसके अंदर है और फिर ये बाहर है। तीनों केस में इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा? तीन ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 A = G, ऑप्शन नंबर 2 A > G, ऑप्शन नंबर 3 A <G। एक नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन दीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? बताओ। ऐसे हैं कोयल, वो तो लगेगा उसमें। आपको तो वो बताना है कि इस केस में ए का एक्सेलरेशन क्या होगा इस मैग्नेट का। ऐसे रखी हुई है कोयल, इन तीनों ऑप्शन में से आंसर। जी पास फर्स्ट में जी के इक्वली, सेकंड में उसमें A ग्रेटर देन जी, इसमें और इसमें लेस देन जी। अब देखो इसमें भी A लेस देन जी, इसमें इक्वल टू जी, इसमें लेस देन जी। ये आंसर है इनके। कैसे? देखो यहाँ पे कोयल है, फ्लक्स इसकी तरफ आ रहा है, तो यानी कि नीचे की तरफ जो है फ्लक्स बढ़ रहा है। लेंस में क्या था, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं दूंगा, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं? तो यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे करंट चलेगा, इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। ऐसे कोयल रखी है 3D में, सोचो, यानी कि ऐसे करंट चलेगा जिसका बाहर की तरफ आए, यानी कि ऊपर की तरफ आए ऐसे। तो इसमें यानी कि ये क्या बन गया, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि करंट इसका ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा, साउथ पोल। ये भी एक डाइप मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फिर बताओ, ये नॉर्थ है और ये भी क्या है, नॉर्थ, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पे दो फोर्स लगेंगे कि नहीं, एक नीचे की तरफ लगेगा mg, वो तो लगेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे जो mg है वो ग्रेटर देन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, नीचे की तरफ लगेगा। ओवरऑल क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और लेस देन mg लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, mg - fm। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ, लेस देन g। ए का क्या होगा, ए क्या होगा, लेस देन g होगा। समझ आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में तो इसके अंदर ही है कोयल, तो ना फ्लक्स बढ़ रहा, ना दूर जा रही, ना पास आ रही, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। तो इस केस में ए इक्वल टू क्या है, g के। अब इस केस में देखो, यानी कि दूर जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, उसमें घट रहा है, दूर जा रही है तो घट रहा है, तो नीचे की तरफ घट रहा है, तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ ही बढ़ाने की कोशिश करेगी, घटता है तो घटने नहीं देगा, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी कि ये भी क्या चलाएगी, नीचे की तरफ, तो यानी कि करंट इसमें ऐसे चलेगा। फिर तो इस केस में करंट अगर ऐसे चलेगा तो इसकी वजह से नीचे की तरफ तो करंट ऐसे चलेगा इसमें, तो इसमें करंट ऐसे चला, तो इस केस में करंट ऐसे चला, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा, साउथ पोल। अब नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट
नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लगेगी, नीचे mg और ऊपर क्या लगेगा fm। यहाँ पे भी जो fm है वो क्या होगा लेस देन mg, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या आएगा mg माइनस fm। तो यहाँ पे भी जो a होगा वो क्या हो जाएगा लेस देन g। तो इस केस में अगर एक कंडक्टिंग लूप है नीचे और आपने एक मैग्नेट को छोड़ दिया तो एक्सेलेरेशन जब पास आएगा तो भी लेस देन g होगा, अंदर है तो इक्वल टू g और बाहर दूर जा रहा है तो क्या होगा लेस देन g। ये 3 केसेस हैं। एनी डाउट? आगे का इसमें कल करेंगे।